हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिटिश कालीन प्रशासन के दौरान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का जो विकास हुआ उसके संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय प्रशासन का विकास कौटिल्य काल से ही माना जाता है, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। 16वीं ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यह हम सब भली भांति जानते हैं। लगभग 1755 तक यह कंपनी व्यावसायिक संस्था के रूप में कार्य करती रही, भारत में व्यापार करती रही। लेकिन उसके बाद में इस कंपनी ने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया और व्यापार से इस राजनीतिक प्रभुत्व की यात्रा में धीरे धीरे ब्रिटिश संसद का आधिपत्य हुआ और बाद में ब्रिटिश हुकूमत की स्पष्ट स्थापना हुई, जिसके बारे में सर्वविदित है। 1857 की क्रांति के बाद में सन 1858 से भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, अर्थात भारत सरकार का जो संचालन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल गया और ताज या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का संचालन आ गया, जो 1947 तक चलता रहा, जब तक कि भारत को आज़ादी प्राप्त नहीं हो गई। ब्रिटिश प्रशासन का विकास इस दौरान हम बहुत ही संक्षिप्त में निम्न प्रकार से देख सकते हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना हुई और ये परिषद की स्थापना हुई 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और इस कानून के द्वारा बंगाल के गवर्नर को कंपनी के भारतीय प्रदेशों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और गवर्नर जनरल की एक सलाहकार परिषद होती थी और इस परिषद में 4 सदस्यों की व्यवस्था की गई, जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते थे और इन निर्णयों को गवर्नर जनरल को मानना आवश्यक था। बाद में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और उसके बाद 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या में फिर से वृद्धि करके उनको 4 कर दिया गया और ये चौथा सदस्य जो था वो विधि का परामर्श देने के लिए होता था और इसलिए वो विधि सदस्य कहलाता था और कानून के बारे में गवर्नर जनरल को परामर्श देता था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा एक और वित्त सदस्य बनाया गया। 1874 में एक और पद लोक निर्माण विभाग हेतु बढ़ाया गया। 1919 में पूर्व में जो गठित सैनिक सदस्य के पद को समाप्त करके शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग के परिषद सदस्य का गठन किया गया। 1919 के महत्वपूर्ण एक्ट के माध्यम से सन 1921 में परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई, जिनमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य होते थे। 1941 में कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 13 कर दी गई और जिनमें से 8 स्थान भारतीयों को दिए गए। कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 13 हो गई थी और ये सभी सदस्य भारतीय होते थे। ये अंतरिम सरकार और कार्यपालिका की राय के द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो उस समय इस कार्यपालिका के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कार्यपालिका कार्य कर रही थी। कार्यकारिणी परिषद के जो परिषद के मंत्री को सलाह देने के लिए एक ICS अधिकारी सचिव के रूप में सहयोग देता था और यह अधिकारी बहुत ही अनुभवी, योग्य और वरिष्ठ हुआ करता था। सामान्यतः विभागों से संबंधित मामलों में निर्णय के लिए गवर्नर जनरल को मामला भेजा जाता था और अगर गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य को नहीं मानता था तो ऐसा मामला संपूर्ण परिषद के विकास के विचारार्थ
भेज दिया जाता था। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि 1600 से लेकर 1947 तक के इस दौरान में जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी के परिषद के जो सदस्य थे उनमें घटाव और बढ़ाव होता रहा। धीरे धीरे भारतीयों ने जो संघर्ष किया उसके पश्चात इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को महत्व प्रदान करते हुए उनकी नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में शासन स्थापित किया गया। हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत थी, जो इस मध्यकालीन जो प्रशासन व्यवस्था थी उससे एक भिन्न प्रकार की व्यवस्था भारत में विकसित हो रही थी। और यही धीरे धीरे सचिवालय में परिवर्तित हो गई और केंद्रीय सचिवालय का क्रमिक रूप से विकास हुआ, जो कि हमें आज भारत में उसी का विकसित रूप देखने को मिलता है। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य अध्ययन करिएगा। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। केंद्रीय सचिवालय का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ, हमने देख चुके हैं कि हम 16वीं सदी से लेकर 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में एक नई तरह की प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति और उनके परामर्श से भारत में एक नई तरह की प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हुई और धीरे धीरे केंद्रीय सचिवालय का भी भारत में क्रमिक विकास हुआ। कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके अधीन केंद्रीय सचिवालय का गठन किया गया, जिसमें 1915 के एक्ट तक अनेक सुधार परिवर्तन समय समय पर किए गए। सन 1919 में स्मिथ समिति की सिफारिशों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जैसे विभागीय विषयों का पुनर्गठन किया गया, केंद्रीय आधार पर भर्ती और नियुक्ति होने लगी, लिखित आलेखों का प्रचलन होने लगा कि जो कुछ भी कार्य किया जाता है उनको लिखित में दिया जाए और लिखित में ही लिया जाए। जो कुछ भी है, जिस तरह से प्रार्थना पत्र है या आलेख लिखना है, इससे नौकरशाही को बढ़ावा मिला। केंद्रीय सचिवालय में डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति की प्रथा को भी बढ़ावा मिला। आईसीएस अधिकारी बारी बारी से केंद्र और प्रांतीय सरकारों में अदला बदली उनकी होने लगी। डबल नोटिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1941 में नागरिक प्रतिरक्षा प्रवासी भारतीयों के कल्याण एवं सूचना और प्रसारण विभाग की स्थापना की गई। 1942 में खाद्य विभाग, 1944 में विकास नियोजन विभाग की स्थापना हुई। आज़ादी के समय इन विभागों की संख्या लगभग 19 हो गई थी। ब्रिटिश प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने और केंद्रीय सचिवालय प्रणाली के दोषों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गिरजाशंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई, जिसका उद्देश्य सचिवालय पद्धति में सुधार लाना था और इस समिति का नाम सचिवालय पुनर्गठन समिति रखा गया। तो इस प्रकार से जो सचिवालय था, भारत में सचिवालय की जो विकास था केंद्रीय सचिवालय का, वो भी एक तरह से क्रमिक रूप से विकसित हुआ। थैंक्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।